वेलकम टू FIS ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यह सिद्धांत महाद्वीपों एवं महासागरों से संबंधित है, महाद्वीपों के विस्थापन की बात करता है और इस सिद्धांत को जर्मन स्कॉलर अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया है। और वेगनर के पहले कोई ऐसा स्कॉलर नहीं था जिसने ये कहा हो कि स्थल भाग में मूवमेंट होती है। तो अर्थात 20वीं सेंचुरी के प्रारंभ में वेगनर ने इस सिद्धांत को दिया। ये जर्मन के बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, ये भूगर्भशास्त्री थे, जलवायु विज्ञानवेत्ता थे और वनस्पति शास्त्री थे। इनके बारे में जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। इन्होंने इस सिद्धांत को देने से पहले इन्होंने देखा कि बहुत ऐसे स्थान पर जो लैंड पार्ट दिखे वहाँ की जलवायु उस तरह से नहीं थी। तो वेगनर को लगा कुछ तो कारण है, या समय के अनुसार जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन हुआ होगा, जो या तो समय के अनुसार स्थल भाग में गति हुई होगी। जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन की बात असंभव है, लेकिन लैंड पार्ट में मूवमेंट की बात ये पॉसिबल है, संभव है। तो वेगनर ने इसी कंसेप्ट को लेकर इसके पहले जो महाद्वीपीय सिद्धांत या महाद्वीपीय सिद्धांत से उत्पत्ति बहुत सारे स्कॉलर ने, लम महोदय, लोथियन ग्रीन, इन सब ने जो दिया है, इन लोगों ने कहा कि जब से महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई तब से लेकर उत्पत्ति काल से लेकर और वर्तमान तक वो वहीं पर थे, वहीं पर हैं और वहीं पर रहेंगे। पर वेगनर ने इस बात का खंडन करते हुए विस्थापन थ्योरी मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इसने दी और इसने बहुत सारे एविडेंस को पेश किया। उसने कल्पना किया कि कार्बोनिफेरस युग के अगर आसपास की बात की जाए तो पूरे के पूरे स्थल भाग आपस में जुड़े हुए थे और वो विशाल स्थल भाग को वेगनर ने पैंजिया नाम दिया। और इसने कहा कि कुछ समय के बाद पैंजिया जो है दो भागों में टूटा। टूटने के बाद ऊपरी वाले हिस्से को इसने अंगारा लैंड और निचले वाले हिस्से को इसने गोंडवाना लैंड कहा। वेगनर ने कहा कि इसने पूरे के पूरे स्थल भाग को पैंजिया नाम दिया और ये पैंजिया जब दो भाग में टूटा तो इसके ऊपरी वाले हिस्से को इसने लारेशिया और निचले वाले हिस्से को इसने गोंडवाना लैंड कहा। और कहा कि कुछ समय के बाद जो है, जब ये कल्पना करो कि अगर ये इसका कहना था कि ये पैंजिया था, पूरा का पूरा लैंड पार्ट जो था ये आपस में सब जुड़ा हुआ था और इससे इसने पैंजिया के रूप में स्वीकार किया। कहा कि इस पैंजिया के चारों तरफ जो क्षेत्र था ये पूरी की तरह से जल से भरा हुआ था, सागरीय क्षेत्र था, जिसको उसने पैंथालासा कहा। लासा कहा कि ये जो पैंजिया है ये जब टूटा, एक टाइम ऐसा आता है पैंजिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो भागों में ये विभाजित हो गया और ऊपरी वाले हिस्से को इसने अंगारा लैंड और या तो इसे लारेशिया और निचले वाले हिस्से को इसने
गोंडवाना लैंड का। इसने कहा कि जब पैंजिया ब्रेक हुआ तो जो ये पैंथालासा का जल था यह कुछ भाग इसमें जो ब्रेक होने के बाद इसमें समाहित हो गया, जिसे इसने टेथिस सागर या टेथिस भू संगति कहा। टेथिस सागर या टेथिस भू संगति इसने कहा कि फिर इसके बाद पुनः पैंजिया का जो ऊपरी वाला हिस्सा था अंगारा लैंड, ये दो भाग में डिवाइड हुआ और इस वाले हिस्से को उसने लारेसिया कहा और इसके इस वाले हिस्से को उसने उत्तरी अमेरिका नाम दिया कहा। और उसने कहा कि जो ये नीचे वाले हिस्से थे ये कई पार्ट में डिवाइड हो गए कुछ इस तरह से। ये साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस तरह से इसका विभाजन हुआ। विगनर ने ये कहा कि आगे चल के इसने कुछ इस तरह से डायग्राम में शो किया, कल्पना किया कि 225 मिलियन ईयर्स एगो ये कंडीशन थी, पूरा का पूरा ये हिस्सा ये पैंजिया के रूप में था और इसके चारों तरफ जो जल भरा हुआ था वो पैंथालासा था। कहा कुछ समय के बाद मतलब 135 मिलियन ईयर्स एगो ये कुछ इस तरह से दो पार्ट में टूटा। ये ऊपरी वाला हिस्सा लारेसिया और निचला वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड इस तरह से था। फिर कुछ समय के बाद 55 मिलियन ईयर्स एगो कुछ ये पोजीशन जब ये सब आपस में टूटे तो एक दूसरे से दूर जाना शुरू किए। तो इस तरफ देखो कि साउथ अमेरिका इस तरफ जा रहा है, अंटार्कटिका इस तरफ, ऑस्ट्रेलिया इस तरफ, इंडिया इस तरफ जा रहा था और यहाँ या लारेसिया से अलग होकर नॉर्थ अमेरिका इस तरफ से और यूरेशिया इस तरफ जा रहा था। और वर्तमान जो इसकी पोजीशन है आप ये देख रहे होंगे जो वर्ल्ड का मैप है सेम वो चीज़ें, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका और ये यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये वर्तमान आपकी पोजीशन है। तो विगनर के मानना था कि पैंजिया फिर इस तरह से ऐसे ब्रेक हुआ, फिर ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन। विगनर का फिर मानना है कि कुछ समय के बाद ये फिर आपस में जुड़ जाएंगे, फिर ब्रेक हो गए, इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा कंटिन्यू। इसने विगनर ने अपनी बात को रखने के लिए इसने कुछ एविडेंस दिए और एविडेंस कुछ इस तरह से हैं। उसने बहुत सारे एविडेंस दिए थे, उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण एविडेंस है उस पर उसने कहा कि जो साउथ अमेरिका है और अफ्रीका, साउथ अमेरिका का जो ब्राज़ील वाला हिस्सा है, ब्राज़ील का जो कोस्टल एरिया है उसको, और अफ्रीका का जो गिनी तट वाला हिस्सा है उसको कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये ब्राज़ील का ये वाला हिस्सा और अफ्रीका का ये वाला हिस्सा, ये जिग्सा फिट जैसा, हम इसे जो आप बचपन में खेले होंगे पजल की तरह या जिग्सा फिट की तरह आपस में हम जोड़ सकते हैं। ये तभी संभव विगनर का मानना है कि जब ये कभी न कभी आपस में जुड़े हुए थे और स्थल भाग में गति की वजह से एक दूसरे से दूर हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है इसने बात की कि फॉसिल की, जीवाश्म की इसने बात की। तो इसने कहा कि बहुत सारे ऐसे
फॉसिल बहुत सारे ऐसे जीवाश्म पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट के ले लो या एनिमल्स के ले लो। ये जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट पे, अलग अलग कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं, और उसका ये मानना है कि जब ये अलग अलग कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं तो इतने बड़े ओशन को ये स्विम करके तैर के नहीं गए होंगे, बल्कि ये कभी आपस में जुड़े रहे होंगे, लेकिन समय के बाद जब ये टूटे होंगे, टूटने के बाद एक दूसरे से दूर गए होंगे, लेकिन उस टाइम पर जो जीव या पेड़ पौधे रहे होंगे वो बाद में वहाँ पर नष्ट हो गए होंगे, इसलिए वर्तमान उनके फॉसिल पाए जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में कि एक आपने एग्जाम्पल में ग्लोसोप्टेरिस नामक वेजिटेबल है, आगे वनस्पति है, वो आगे जो है वेजिटेशन आगे वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये वनस्पति की इसने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि इस तरह से वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और फिर वेगनर ने ये सारे एग्जाम्पल्स दिए कि इस तरह से ये फॉसिल हैं, ये बहुत सारे जीव थे जब आपस में जुड़े रहे होंगे तो ये सब ऐसे आपस में एक जैसी क्लाइमेट रही होगी, तो एक जैसे वहाँ पर जीव जंतु पाए गए होंगे, लेकिन आज जब वो समय के बाद एक दूसरे से दूर चले गए होंगे तो आज भी उनके फॉसिल या उनके अवशेष उसमें जीवाश्म पाए जा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल फिटनेस, उसने कहा रॉक का एग्जाम्पल लिया, उसने कहा कि बहुत सारे, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका के कोस्टल एरिया के ले लो या यूरोप के कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र को ले लो या साउथ अमेरिका के कोस्टल एरिया के या अफ्रीका के कोस्टल एरिया के, इन सब की जो रॉक है, जो चट्टान है, सब एक ही युग की हैं और एक जैसी इनकी संरचना है। तो चाहे वो इनकी एज की बात, चाहे इनकी मोटाई थिकनेस की बात, या इनके कौन सी रॉक है, जैसे आपको पता है रॉक 3 तरह से होती है, सब एक जैसी हैं और आज ये प्लेस एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तो इससे ये प्रमाणित होता है कभी न कभी ये आपस में जुड़े हो रहे होंगे, लेकिन आज मूवमेंट की वजह से ये आप यहाँ से दूर हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि मैचिंग माउंटेन। अब आप देखोगे कि अपलेशियन जो माउंटेन है जो नॉर्थ अमेरिका में है ये वाला, और स्कैंडिनेविया वाले जो माउंटेन है ये सेम एक ही युग के हैं और एक जैसी रॉक है, और आज ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं। तो इससे प्रमाणित ये होता है कि कभी न कभी ये आपस में मिले रहे होंगे। गति की वजह से आज ये, या गतिशील लैंड पार्ट गतिशील हैं इसलिए इससे दूर दूर हैं। तो बहुत सारे आप एग्जाम्पल इसमें देखने को आप पा जाएंगे। फिर इसने क्लाइमेट से रिलेटेड एविडेंस दिया। इसने कहा कि जो वार्म वेदर है उनमें जो वहाँ पर देखा गया कि जो वार्म वेदर है वहाँ की जो वेजिटेशन है और वहाँ के जो एनिमल हैं, अगर वो कोल्ड वेदर में पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अगर उसके फॉसिल पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब कभी ना कभी वो वार्म वेदर में रहा होगा और लैंड पार्ट में मूवमेंट की वजह से वो दूर गए हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आर्कटिक वाले क्षेत्र में अगर देखोगे, अगर यहाँ पर अगर कोई वार्म क्लाइमेट में रहने वाली वेजिटेशन पाई गई या जीव पाए गए तो इसका मतलब ये है कि कभी न कभी वह जो है हिस्सा लैंड पार्ट का कभी न कभी वार्म क्लाइमेट में रहा होगा, गर्म जलवायु में रहा होगा। फिर इसने उदाहरण दिया कि ग्लेशियर डिपॉजिट। इसने कहा जो हिम निक्षेप है, जो हिम का निक्षेप पाया जा रहा है वो ऐसी क्लाइमेट में पाया जा रहा है जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे उसने कहा डेजर्ट एरिया में और ट्रॉपिकल रीजन में अगर कोई ग्लेशियर डिपॉजिट पाया जा रहा है ट्रॉपिकल और डेजर्ट में, तो इसका मतलब ये है कि ये कभी न कभी ये वाला क्षेत्र जो आज ट्रॉपिकल हो गया है या डेजर्ट हिस्सा हो गया है, कभी न कभी वो साउथ या नॉर्थ पोल में रहे होंगे,
जहाँ की क्लाइमेट ठंडी रही होगी, जहाँ ग्लेशियर रहे होंगे, तो ये लेकिन मोमेंट की वजह से आज एक दूसरे से दूर हैं। नेक्स्ट, एक के जीव है, ये लेमिंग नाम का जीव होता है। इसकी प्रवृत्ति होती है ये पश्चिम की तरफ भागने की। तो स्कैंडिनेविया वाले अगर रीजन में देखा जाए, वहाँ जब नॉर्थ अमेरिका मिला रहा होगा तो ये पश्चिम तरफ भागते थे, लेकिन अब जो है वहाँ ये डूब डूब के मर रहे हैं, इनके फॉसिल पाए गए। तो इसका मतलब ये है कि अब वो ओशन में गिर रहे हैं, ओशन में इनके फॉसिल पाए जा रहे हैं। तो क्योंकि अब वहाँ पर लैंड पार्ट नहीं है, तो जब आपस में मिले रहे होंगे तो इनकी आदत बन गई होगी पश्चिम की तरफ भागते हैं। इसका एग्जाम्पल्स ये है। तो और आज नॉर्थ अमेरिका स्कैंडिनेविया से बहुत दूर है। फिर हम वही वनस्पतियों की बात किया था। ग्लोसोप्टेरिस नामक जो वेजिटेशन है, ये आप देख सकते हो, इस तरह से वेजिटेशन ही होती है। और इसके जो है अवशेष इंडिया में भी मिले हैं, और साउथ अफ्रीका में, और अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, फाकलैंड जो है यहाँ भी इसके आप देखोगे तो आप फॉसिल पाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपस में कभी न कभी जुड़े रहे होंगे और मूवमेंट की वजह से आज ये दूसरे से दूर जा चुके हैं। फिर उसके बाद इसने रीजन बताया कि ये जो लैंड पार्ट में गति हुई, इस गति का कारण क्या था। देखो, बिगनर के सामने जब बिगनर ने ये थ्योरी दी, उस समय बिगनर ने ये लैंड पार्ट में गति का कारण इनको नहीं पता था, लेकिन ना इन्होंने ध्यान उस टाइम दिया। जैसे जैसे लोग इनसे पूछते गए, जो आलोचक थे, कि बिगनर साहब आप ये बताओ कि ये लैंड पार्ट में गति का कारण क्या था। तो बिगनर साहब को जो भी समझ में आया वो चीज़ें बोल दिया। इन्होंने पहली बात ये बोली कि जो सूर्य और चंद्रमा की, सन एंड मून के ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके अट्रैक्शन की, उसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से लैंड पार्ट में मूवमेंट हुई। दूसरा इसने ये बताया कि जो पृथ्वी हमारी है, जो रोटेट कर रही है, उससे जो है जो अभिसारित बल उत्पन्न हो रहा है, तो उस बल की वजह से इसमें क्या हो रहा है कि मूवमेंट भूमध्य रेखा की तरफ, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज है, इस वजह से जो अर्थ जब रोटेशन करती है, तो रोटेशन की वजह जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज उत्पन्न हो रहा है, उस फोर्स की वजह से लैंड पार्ट में मूवमेंट हो रही है। तो जो बिगनर के ये रीजन थे, इसमें काफ़ी मतलब ये जो रीजन है मूवमेंट का, वो सफल नहीं रहा। उसके आलोचना में ऑप्शनल में ज़्यादा डिटेल बात करेंगे, यहाँ कुछ पॉइंट फिर भी बताएंगे। तो अब इसके ड्रॉबैक क्या थे। एक तो वेगनर की जो थ्योरी थी, वैसे मैं आपको ये कहूँ कि समय के अनुसार सिद्धांत में बदलाव तो आता रहता है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को जानकारी मिलती रहती। लेकिन जब सबसे पहले उसने वेगनर ने ये थ्योरी दी थी, तो इस थ्योरी की बहुत सराहना हुई, उसके बाद इसकी आलोचना हुई। लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके आने से इसको नया जीवन दान भी मिलता है। और क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक ये साबित कर देता है कि हाँ, लैंड पार्ट में मूवमेंट होती है। हाँ, बिगनर अपने थीम से जो उसका मेन मकसद था, वो लैंड पार्ट के मूवमेंट की बात है। लेकिन जैसे जैसे उनसे लोग क्वेश्चन करते गए, वैसे वैसे जो है वो अपने ही कहे बातों में फंसते चले गए। तो ये आलोचना जरूर इनकी हुई, लेकिन रियलिटी ये है, जो चीज़ को इसने सोचा था वो एकदम सही था। उसमें थ्योरी की तारीफ की जाए जितना, उतनी ही कम है। इसने कहा कि जो टाइम पीरियड इसने बताया, एक तो ये नहीं बताया किस किस टाइम पे, मतलब पूरी तरह से इतने इतने सेंटीमीटर इस पर मतलब ये इनमें गति थी लैंड पार्ट में, इसके बारे में इसने कुछ नहीं बता पाया। दूसरे इसने बोला कि इन्होंने महासागरों का जिक्र नहीं किया, कि लैंड पार्ट में ओशन में मूवमेंट के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। सिर्फ कॉन्टिनेंट की बात की। और इनके विस्थापन के लिए इन्होंने जो प्रूफ दिया था, जो बल दिया था, वो जो है सही नहीं थे। और तीसरी बात इसने कहा कि जो बहुत सारी ऐसी बातें इन्होंने कहे, जब ये इनसे और आगे बात जब ऑप्शनल में देखोगे तो डिटेल इतना उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑप्शनल में जब इसने पूछा कि वेगनर ने कि ये जो माउंटेन, पहले वेगनर ने कहा था कि जो सीमा है उस पर सियाल बिना किसी रुकावट के तैर रहा है।
तो जब इन्होंने पर्वत फोल्ड माउंटेन पर की उत्पत्ति की बात, ओरिजिन की बात करते हैं, तब इन्होंने कहा कि जो सीमा है उसमें रुकावट आई और कंप्रेशन हुआ जिससे फोल्डेड माउंटेन बना। तो अपनी ही बातों को विरोधाभासी बातें हो गई, तो इसलिए इनकी आलोचना हुई। लेकिन एक चीज़ मैं फिर रिपीट करूंगा कि इन सारी आलोचनाओं के बावजूद, इतनी ज़्यादा इनके क्रिटिसिज्म अगर मान लो हुआ, उसके बावजूद ये जो है सिद्धांत लैंड पार्ट के मूवमेंट से संबंधित बहुत अच्छी थ्योरी थी। और साथ में ये इससे संबंधित जो भी स्कॉलर इस पे काम करना चाह रहे हैं उनके लिए यह सिद्धांत बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल रहा है। और आगे जो है, हाँ, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। वैसे भी कोई भी थ्योरी होगी, टाइम टू टाइम उसमें जितना रिफॉर्म करोगे, क्योंकि हमें जानकारी मिल जाती, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच।